नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन के। तो इसके भी हमारे पास 3 मेथड हैं, लेकिन पहले हम जो मेथड यूज करेंगे वो है इक्विलिब्रियम मेथड। तो इसके अंदर हम किस तरह से नेचुरल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? जो हमने नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन पढ़ी थी कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स को लगाएं किसी बॉडी के ऊपर और लगाकर उसको छोड़ दें, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देकर उसको छोड़ दें, तो जो बॉडी होती है वो अंडर फ्री या फिर नेचुरल वाइब्रेशन हम उसको बोलते हैं। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम मेथड की। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस तरह से एक स्प्रिंग हमने मान लिया, और ये जो स्टार्टिंग की पोजीशन है इसकी अनस्ट्रेन्ड पोजीशन है, यानी कि ये अपनी एक पोजीशन में है जहां पर हमने इसको खींचा नहीं हुआ या इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं की गई। और ये जो स्प्रिंग है इसको हम मानते हैं, कंसीडर करते हैं कि जो इसका मास है वो नेग्लिजिबल है, और यहाँ पर इसकी स्टिफनेस को S मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन है, यानी कि ये इसकी अभी अनस्ट्रेन्ड पोजीशन है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई भी मास या कहें कि जो वेट है उसको लगा देते हैं। अब जब हम इसके ऊपर किसी वेट को लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर इस पोजीशन पर हम किसी वेट को लगाते हैं, तो क्या होगा। अब वेट क्या होती है, एक तरह का फोर्स होता है कि जो आप इसके ऊपर लगाएंगे, और वेट के कारण से इसके अंदर आपको एक्सटेंशन मिलेगी। तो सेकंड जो फिगर है इसके अंदर हमने दिखाया है कि आपने इसके ऊपर वेट W अप्लाई किया, तो ये इस पोजीशन से मान लीजिए इस पोजीशन पर आ जाता है, और ये जो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आती है, ये जो डिफ्लेक्शन है हम ले लेते हैं कि ये डेल्टा डिफ्लेक्शन आती है जब आपने ये W वेट इसके ऊपर अप्लाई किया। तो इसकी स्टिफनेस को हमने S माना है और ये डिफ्लेक्शन जो है ये डेल्टा माना। अब ये जो वेट है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है वो किसके बराबर होगा? वेट जो होगा हमारा मास इनटू ग्रेविटी के बराबर होगा, यानी कि एक तरह से ग्रेविटेशन पुल हो रहा है इसके अंदर। अब अगर हम इसके अंदर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर लें, जब हमने वेट अप्लाई किया तो जैसे ही नीचे आया तो एक पोजीशन तो ये ले लेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन ले लेगा। तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो वेट होगा, ये जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा? ये वेट हमारा होगा S इंटू डेल्टा के बराबर, यानी कि जो स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग है और ये जो डिफ्लेक्शन है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो यही होगी कि जो स्टिफनेस थी स्प्रिंग की और ये जो डेल्टा था, जो ये डिफ्लेक्शन हुई थी, तो ये जो वेट है नीचे की तरफ और ये जो S डेल्टा है ये हमारा ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो तभी बनेगी कि यहाँ पर ये वेट, ये जो फोर्स है और ये जो ऊपर की तरफ फोर्स है ये बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन मान लेते हैं, और ये W जो होगा S इंटू डेल्टा के बराबर हमारा आ जाएगा। क्योंकि जब आप वेट को अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर एक एनर्जी जो है स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसको आप कह सकते हैं कि वो इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। तो जो स्टिफनेस है स्प्रिंग की और ये जो डेल्टा आपने डिफ्लेक्शन दी, ये इसी के कारण से तो इसके अंदर वो एनर्जी स्टोर होगी। तो ये जो ग्रेविटेशन पुल है ये इसके बराबर होगा S इंटू डेल्टा के बराबर। इतना क्लियर है? अब ये तो हमने वेट अप्लाई किया था, एक और हम पोजीशन लेते हैं। अब जब हमने वेट अप्लाई कर दिया है, अब ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बन गई है। तो अब हम एक थर्ड पोजीशन लेते हैं कि जब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किया। जैसा कि हम बात करते थे कि स्प्रिंग को खींच कर छोड़ देना, पहले हमने यहाँ पर वेट अप्लाई किया जिससे इसके अंदर कुछ डिफ्लेक्शन आई। अब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की इसके ऊपर, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यानी कि ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी इससे X और हमने डिस्प्लेस कर दिया। ये आप समझिए, तीनों पोजीशन को ध्यान से समझिए। पहली अनस्ट्रेन्ड पोजीशन थी ये पहली। सेकंड, जब हमने वेट अप्लाई किया तो ये एक पोजीशन ले लेता है वेट के कारण, यानी कि वेट जो है S डेल्टा के बराबर होता है। अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमने एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किया, इसको थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर दिया। मान लीजिए X हमने डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ से हम इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमें वाइब्रेशन मिलेगी जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे। तो ये थर्ड पोजीशन की बात है जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की और X इसको डिस्प्लेस किया। तो अब जो ये डाउनवर्ड फोर्स है, यानी कि अगर हम W की बात करें तो वो हमारे पास कितनी होगी, ये W है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पहले S इंटू डेल्टा था, अब ये डेल्टा तो है ही हमारे पास, अब उसके बाद जो है X भी इसको डिस्प्लेस किया गया है, यानी कि S जो है ब्रैकेट में डेल्टा प्लस X, ये दोनों
ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये भी डिफ्लेक्शन है, ये भी हमने इसको डिस्प्लेस किया है। तो एस डेल प्लस एक्स जो है इस डब्ल्यू के बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम लिखें कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी हमारे पास, तो यहाँ पर लिख लेते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये जब हमने इसको एक तरह से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक डिस्प्लेस किया है, तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगी। अब रिस्टोरिंग फोर्स जो क्रिएट होगी, यानी कि जो W होगा वो किसके बराबर होगा, S डेल्टा प्लस x के बराबर होगा। यह W अब होगा S डेल्टा प्लस x के बराबर। यहाँ क्लियर है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको सोल्व करें, ये S इंटू डेल्टा हो जाएगा और S इंटू ये x हो जाएगा, यही होगा। अब यहाँ पर इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ये जो S डेल है और जो ये एस एक्स है, इस एस डेल को इस तरफ ले आते हैं, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, W माइनस एस डेल्टा हो जाएगा और इक्वल टू ये क्या है, एस एक्स है। और अगर यहाँ पर देखें जो W था हमारा, ये तो एस डेल के बराबर भी हमने निकाला था सेकंड पोजीशन के लिए, सेकंड इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए। इसके अंदर हमने क्या किया, यानी कि W की जगह एस डेल को पुट किया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, रिस्टोरिंग फोर्स जो है माइनस का एस एक्स आ गया। तो ये जो है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स बनती है, यानी कि ये नेगेटिव में बनती है। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, यानी कि जो अपवर्ड फोर्स है, जो इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी, वो नेगेटिव में होगी। तो अपवर्ड फोर्स को हम यहाँ पर नेगेटिव ले रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पर कुछ टर्म भी आपको याद रखनी है। जैसे डेल्टा जो है स्टैटिक डिफ्लेक्शन है स्प्रिंग के अंदर मीटर में ड्यू टू वेट W, ये जो हमने सेकंड पोजीशन ली थी। x जो है डिस्प्लेसमेंट गिवन टू द बॉडी बाय एक्सटर्नल फोर्स है, ये हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो x डिस्प्लेसमेंट आया। m और w जो है मास और वेट ऑफ द बॉडी है, और s जो है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग है। ये सारी टर्म आपको याद भी रखनी है। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर जब आप एकदम से यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेटिंग फोर्स होगी वो क्या होगी, या आप इसको कहने की यहाँ से आप इसको खींचकर छोड़ देंगे तो यहाँ पर वाइब्रेशन होगी, तो एक्सेलरेटिंग फोर्स किसके बराबर होगी, जो एक्सेलरेटिंग फोर्स होगी, तो वहां पर ये अगर हम यहाँ पर ले, ये जो एक्सेलरेटिंग फोर्स होगी जब आप फोर्स को अप्लाई करेंगे, तो वो किसके बराबर होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो यहाँ पर एक्सेलरेटिंग फोर्स को हम लिख लेते हैं कि वो होगी हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, m इनटू ए। और यहाँ पर जो मास है वो हमने स्मॉल m माना है, तो यहाँ पर स्मॉल m ले लेते हैं। और जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, यही होएगा एट एनी टाइम t। अगर हम ले तो x डिस्प्लेस किया है, एट एनी टाइम t ले रहे हैं, तो d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर ये एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगी, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, जो एक्सेलरेटिंग फोर्स हो जाएगी, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये किस तरफ होगी, ये डाउनवर्ड की तरफ होगी, क्योंकि अपवर्ड फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, ये हमने नेगेटिव ली। अब जो एक्सेलरेटिंग फोर्स जो नीचे की तरफ इसको खींच रही है, एक्सेलरेट कर रही है F इक्वल टू m में, वो हमने यहाँ पर देखा पॉजिटिव आई, तो डाउनवर्ड जो फोर्स है उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जो अपवर्ड जो फोर्स थी हमारी, ये वाली जो रिस्टोरिंग फोर्स थी, और इसको हम सेकंड फोर्स मान लेते हैं जो कि एक्सेलरेटिंग फोर्स है, जो डाउनवर्ड है। अब इन दोनों को जो है हम इक्वेट करते हैं, जब इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इक्वेट करते हैं यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा, m d स्क्वायर x बाई dt का स्क्वायर, और इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, माइनस का sx, ये जो है ये आ जाएगा इसके इक्वल टू, ये हमने ले लिया। अब इसको हम फर्दर जो है रिफॉर्म भी कर सकते हैं, तो रिफॉर्म करके इसको लिखते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, ये आ गया, ये माइनस एस एक्स है तो इस तरफ ले लेते हैं इसको, तो ये प्लस का एस एक्स आ जाएगा, और ये जो m है हम इसके नीचे ले लेते हैं यहाँ, तो ऐसे लिख सकते हैं प्लस का एस m इंटू एक्स हो गया, और इक्वल टू यहाँ पर ले लेते हैं 0। तो ये जो है रिलेशन हमारे पास बन जाती है जब हम दोनों को अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स को इक्वेट करते हैं। और अगर यहाँ पर एक फंडामेंटल इक्वेशन की बात करें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन थी, तो वो हमारे पास क्या होती है, आपकी याद हो अगर, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की फंडामेंटल इक्वेशन। अगर इसको देखें और इसको देखें, ये जो दोनों है एक ही तरह की हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पर किसके बराबर है, s बाई m के बराबर है। बाकी तो इक्वेशन सारी सेम है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर जो है यहाँ पर s बाई m के बराबर आप लिख सकते हैं। मान लीजिए इसको थर्ड मान लें,
और इसका फोर्थ इक्वेशन मान लें। अब इन दोनों के थ्रू देखें, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एस बाई एम आता है। तो यहाँ पर इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं और ओमेगा की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एस बाई एम आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब जो टाइम पीरियड होता है टीपी वो हम ले लेते हैं, वो क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है। अब यहाँ पर अगर हम ओमेगा की वैल्यू को पुट करते हैं, जो कि ये आई है हमारे पास, तो 2 पाई बाई ओमेगा है। तो अगर हम अंडर रूट में इसको ऐसे लिख दें, एम को ऊपर एस को नीचे, यानी कि इसको उल्टा कर देते हैं, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से नेचुरल फ्रीक्वेंसी को आप निकाल सकते हैं, एफ एन। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाय टीपी, यही तो हमें निकालनी थी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो है उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाय 2 पाई और अंडर रूट में क्या आ जाएगा यहाँ पर एस बाय एम आ जाएगा। तो ये बनती है हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये था हमारे पास टाइम पीरियड और ये था हमारे पास ओमेगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो s बाई एम है इसको भी आप पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं, आप देखिए जो वेट था वो s डेल्टा के बराबर था। वेट किसके बराबर होता है, मास इनटू ग्रेविटी, तो s डेल्टा आ गया। अब यहाँ से s बाई एम को निकालना है, m इस तरफ चला जाएगा, यानी कि s बाई एम हो गया और ये डेल्टा इसके नीचे आ जाएगा, ये g बाई डेल्टा हो जाएगा। यानी कि s बाई एम की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास 1 बाय 2 पाई अंडर रूट में। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, s बाई एम की जगह g बाय डेल्टा आ जाएगा, तो g बाय डेल्टा। तो यहाँ पर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है। और यहाँ पर हम फर्दर इसको रिफॉर्म कर सकते हैं और यहाँ पर मान लीजिए g की वैल्यू को आप लिख दे यहाँ पर 9.81 जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, g की वैल्यू को ले सकते हैं। और डेल्टा की वैल्यू को भी, जो डेल्टा की वैल्यू है इसको भी हम मीटर में ले लेते हैं मान लीजिए, और यहाँ पर पुट करके हम उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे एफ एन जो है 1 बाय 2 पाई, ये तो कांस्टेंट ही है, और यहाँ पर g की वैल्यू जो है वो क्या हमने रखी 9.81, और डेल्टा की वैल्यू आप कोई भी मीटर में रख सकते हैं। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाता है 0.4985 लगभग इतना आ जाता है, और डिवाइड में रूट डेल्टा। जब आप इसको सारे को सोल्व करेंगे तो ये इतना जो है हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और जो डेल्टा की वैल्यू है हम एक और रिलेशन से निकाल सकते हैं। अगर आपको याद हो, जो यंग मॉडुलस होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के बराबर, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के बराबर। तो यहाँ से भी, इस फॉर्मूला से भी हम इस केस के लिए लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन के लिए डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक डिफ्लेक्शन है। अब स्ट्रेस क्या है हमारे पास, अगर हम बात करें वो होगा हमारे पास W बाय A, यही होता है। और अगर स्ट्रेन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा L बाय डेल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये E है, और डेल्टा की वैल्यू को अगर हम यहाँ से निकाल लें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है WL बाय EA। ये जो है हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ जाती है अगर लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन के अंदर ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।